वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, ये जो क्लास चल रहा है बीपीएससी तैयारी 4 के लिए उर्दू का क्लास चल रहा है, जिसमें से मैंने बिहार बिहार एससीईआरटी का जो बुक है, क्लास 10th का जो बुक है, उसका मैं जितना भी मुख्तसरीन सवालात और जाके उसके बाद जाके एक मारूची सवालात जो आता है, उसको मैंने 2 पार्ट में बांट के पूरा मुकम्मल यानी कंप्लीट करवाना चाहा। तो जिसमें से मैंने एक पार्ट आप लोगों को करा दिया था, जिसके अंदर मैंने 16 टॉपिक को कवर किया था। अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप पहले जाके उसे देख ले, उसके बाद जाके ये आपका पार्ट 2 है। तो ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है आपका। तो आज हम लोग 16 से आगे जितने भी है मुख्तसरीन सवालात और जाके माजूरी सवालात जो आपका क्लास 10 के दरक्षा के अंदर जो दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे उसको। अभी एक तरीका से समझिए, आप लोग का थ्योरी बेस पे क्लास चल रहा है, जो मैं जिस तरीका से अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपका ये कंप्लीट होने के बाद उसी तरीका से आपको बीच में फिर जाके 9th का भी मिल जाएगा, 9th क्लास का भी इसी तरीका से मिलेगा। फिर उसके बाद जाके आपका 11th का भी इसी तरीका से मिलेगा, 12 का भी इसी तरीका से मिल जाएगा। फिर उसके बाद जाके आपका 8-6 ले लीजिए, उसका भी इसी तरीका से पहले आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। और साथ में बीच बीच में आप लोगों को जितना भी अभी इक्तबास पूछा गया, जैसे प्रेमचंद के बारे में इक्तबास दिया गया था, अल्लामा इकबाल के बारे में इक्तबास दिया गया, लुत्फुर रहमान के बारे में इक्तबास दिया गया है ना, अल्ताफ हसीन हाजी के बारे में दिया गया। तो वो सारे एक जो इक्तबास है, उसको मैं क्या करूंगा, इक्तबास वाले टॉपिक में क्या करूंगा, उसको मैं एक अलग से मतलब कि आप लोगों को करा दूंगा कि इक्तबास का टॉपिक लूंगा, साथ में जितने भी अभी कवायद का टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए कि टी आर ई वन के अंदर में अगर इक्तबास टी आर ई वन के अंदर जितना भी इक्तबास लिया गया, सारे इक्तबास को ले लूंगा। और टी आर ई 3 का जो है आपका क्या करूंगा, टी आर ई 3 का इससे जो आपका कवायद वाला पर्सन ले लूंगा। तो ये दोनों को इस तरीका से कंबाइंड करके अभी हम लोग इसके बाद जो है मतलब कि क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग इत्मीनान बनाए रखें। आप लोग को जो अकॉर्डिंग टू जो है आपका जो एग्जाम है बीपीएससी टी आर ई 4 में, जो उर्दू बेस पे आपका जो टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा। सारे जो जितने भी अभी क्वेश्चन पूछे गए टी आर ई 1, टी आर ई 2, टी आर ई 3 के अंदर सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व भी कराऊंगा, और जितना भी उसके अंदर ऑप्शन आता है तो मैं उस ऑप्शन को भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे सारे क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जो आपका हर वीडियो के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया फर्स्ट में ही, आप उससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे से आप पीडीएफ क्लास पीडीएफ चैनल नोट्स जो भी है वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले, लाइक और कमेंट्स करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने हम सब जो कल जो थे टॉपिक नंबर 16 तक मैंने कर लिया था, आज हम लोग 16 से आगे करेंगे, ठीक है। ये सारा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ये जो पीडीएफ है सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको ये करा सकते हैं, प्रिंट करा के भी आप अपने हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। मैं मतलब कि वहाँ पे इसका फॉन्ट जो छोटा कर दिया हूँ, और उसके बाद जाके उसको कॉलम डबल करके, तो आप उसको जो है प्रिंट करा के भी इसको आप रख के अपने पास पढ़ सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी में भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने 16 तक कर लिया था। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे 17 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 17 में क्या दिया हुआ है कि नज्म है। 17 में पहला देखिए नज्म, मुनाजिर कुदरत जो है, सबसे पहले पूछा जा सकता है आपसे कि मुनाजिर कुदरत क्या है। तो मुनाजिर कुदरत जो है आपका एक नज्म है, और इसके जो मुसन्निफ है, लिखने वाले जो पंडित ब्रज नारायण चकबस्त है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये तो आप पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ये पूरा नाम हुआ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही आपका क्या दे सकता है ऑप्शन में, चकबस्त। तो नज्म मुनाजिर कुदरत जो है एक नज्म है, जिसके मुसन्निफ जो है आपका चकबस्त है। तो इसका जो मुख्तसरीन सवालात था, तो जितना भी मुख्तसरीन सवालात दिया गया मैं यहाँ पे सारा लिया हूँ। तो सवाल एक में है कि चकबस्त का इंतकाल कब, उसके बाद है कि कहाँ हुआ। तो देखिए चकबस्त का इंतकाल 1926 में हुआ था, राय बरेली में हुआ था। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था, 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राय बरेली के अंदर हुआ था। दूसरे सवाल की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो चकबस्त ने कौन सी डिग्रियां हासिल की थी। तो चकबस्त ने जो डिग्रियां हासिल की थी, 1905 में बीए की डिग्री हासिल की थी, और 1908 में वकालत की डिग्री हासिल की थी। चकबस्त ने कौन सी डिग्रियां हासिल की थी, तो 1905 में बीए की डिग्री और 1908 में वकालत की डिग्री हासिल की थी।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा सवाल हम लोगों का क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि चकबस्त, ठीक है, थोड़ा साउंड बढ़ा देते हैं ना। चलिए, तीसरा सवाल ये कह रहा आप लोगों का कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था। तो चकबस्त का इंतकाल जब हुआ था दिमाग पर फाइलेज के हमले की वजह से हुआ था। दिमाग पर फाइलेज पड़ गया था जिसकी वजह से चकबस्त का इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो ये चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी की वजह से आया था। दिमाग पे जो फाइलेज का जो बीमारी होता है, फाइलेज मार दिया था दिमाग के अंदर, तो उसकी बीमारी से जो है आपका बीमारी जो हावी हुआ जिसकी वजह से आपका इंतकाल हुआ, यानी चकबस्त का इंतकाल हुआ। ठीक है, चलिए चौथा सवाल की अगर बात करें यहाँ पे, तो चौथा सवाल क्या था, चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि नज्म था वो मनाजिर कुदरत था। ठीक है, तो नज्म मनाजिर कुदरत। अब यह है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है। तो चकबस्त का पूरा नाम है पंडित बर्ज नारायण चकबस्त। तो चकबस्त का पूरा नाम क्या है, पंडित बर्ज नारायण चकबस्त, पंडित बर्ज नारायण चकबस्त। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि नज्म, ये भी नज्म है, इंडिया गेट। इंडिया गेट भी एक नज्म है जिसके मुसन्निफ जो है जगन्नाथ आजाद है। इंडिया गेट क्या है, एक नज्म है जिसके मुसन्निफ क्या है, जगन्नाथ आजाद है। ठीक है, चलिए अब इसको हम मुख्तसरीन सवालात देख लेते। देखिए मैं यहाँ पे जो आपका टॉपिक के अंदर मुख्तसरीन सवालात था तो वो भी ले रहा हूँ, और जहाँ पे मार्जूरी सवालात दे रहा है तो वो भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप अपना जो ये आपका जो क्लास 10 का उर्दू का जो एससीईआरटी बुक या दरक्षा, आप उसको देख सकते हैं। उसके ही अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए। मतलब कि टॉपिक बना के मैं अपना ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि हाँ एक दिन में ये चीज़ हम कवर कर सकते हैं, एक दिन में इतना चीज़ हम कवर कर सकते हैं। इस तरीका से मैं टॉपिक को बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे कि आपका ये जो माजूरी सवालात और मुख्तसरीन सवालात है तो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। बुक का अगर मसला है तो एक दिन में आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीका से मैं टॉपिक आपको बना बना के दूंगा कि हाँ आपका 4-5 टॉपिक में आपका सिलेबस एक तरीका से कवर कर दिया जाएगा, बुक वाला जो भी है आपका। ठीक है, तो एक में तो ये आ गया चल के। तो मुख्तसरी सवालात पहला क्या है यहाँ पे, जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए थे। तो जगन्नाथ जो आजाद पैदा हुए थे वो 5 दिसंबर 1918 को पैदा हुए थे। जगन्नाथ कब पैदा हुए थे, तो 5 दिसंबर 1918 को पैदा हुए थे। अभी आप लोगों को इस तरीका से क्लास चल रहा है, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अभी आप लोगों का टेस्ट नहीं लिया जा रहा, बीच में मैं आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा, यानी कि क्वेश्चन लेके आऊंगा और आप लोगों को मतलब कि वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा क्वेश्चन। अब प्लस आप लोगों को वहाँ पे पहले मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा कि हाँ आप लोग टेस्ट लगाइए। उसके बाद जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जाके तब फिर जाके मैं इसको बाद में प्रैक्टिस सेट को भी सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को थ्योरी बेस पे जो है उसको पढ़ लेना है। तो जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए थे, तो 5 दिसंबर 1918 को पैदा हुए थे। दूसरे सवाल की बात करें तो जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम था। तो जगन्नाथ वाजिद के वालिद का नाम था तुलुक चंद महरूम। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम तुलुक चंद महरूम, तुलुक चंद महरूम। ठीक है, चलिए आगे देखिए इंडिया गेट कहाँ है। तो इंडिया गेट हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर है। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। इंडिया गेट की तामीर किसने की, तो इंडिया गेट की तामीर जो किया था वो अंग्रेजों ने किया था। इंडिया गेट की तामीर किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। इंडिया गेट की तामीर किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर के अंदर कह रहा है कि नज्म, ये भी नज्म है आपका, हम नौजवान है। नज्म हम नौजवान है जिसके मुसन्निफ जो है परवेज साहिदी है। नज्म हम नौजवान है जिसके मुसन्निफ कौन है, परवेज साहिदी है। मुख्तसरीन सवालात की बात करें तो पहला यहाँ पे यह कि परवेज साहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो परवेज साहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो 30 दिसंबर 1910 को पटना में हुई। ठीक है, 30 दिसंबर 1910 को पटना में हुआ। पहला ये पूछा परवेज साहिदी की पैदाइश कब हुई, तो 30 दिसंबर 1910 को कहाँ हुई थी, तो पटना सिटी के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा। दूसरा सवाल क्या, कितने साल की उम्र में परवेज साहिदी के वालिदैन यानी माँ बाप इस दुनियाए फानी से रुखसत हो गए थे। वालिदैन दोनों के अंदर आता है। ठीक है, इसका आप लोगों को जवाब क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, मैं वहां पे भी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, चलिए
आगे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। चौथा सवाल, अगर तीसरा सवाल देखा जाए तो परवेज साइदी की अहलिया यानी बीबी का नाम क्या था। तो परवेज साइदी की अहलिया यानी बीबी का नाम था फजीज फजी फजीजुल निसा बेगम, है ना, फजीलत निसा बेगम, फजीलतल निसा बेगम। ठीक है, चलिए आगे आप देख लेते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 4 में परवेज साइदी के दो शायरी मजमूए का नाम। तो परवेज साइदी के दो शायरी मजमूए का नाम, एक का नाम यहाँ पे रक्स हयात जो 2006 में शाये हुआ था, दूसरा का नाम है तसलीस हयात जो 1968 में शाये हुआ था। ठीक है, तो परवेज साइदी के दो को शायरी मजमूए को आपको याद रखना है, जिसमें से एक था रक्स हयात जो 2006 के अंदर शाये हुआ था, और दूसरा था तसलीस हयात जो 1968 के अंदर शाये हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि तसलीस हयात की असात कब हुई थी। तो वही असात कब हुई थी, तो 1968 के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को 20 नंबर का देख लेना है। 20 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है, तो नज्म, ये भी नज्म है। बिजली का खंभा क्या है, आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, बिजली का खंभा क्या है, नज्म है, मजमून है, अफसाना है, क्या है, तो आपको बताना है कि ये नज्म है। नज्म बहुत आसान थी पहले, ये भी एक नज्म है, यानी कि बिजली का खंभा और नज्म बहुत आसान थी पहले। ये दोनों नज्म जो है नदा फाजली का है। किसका है, नदा फाजली का है। किसका, नदा फाजली का। अब हम लोग मुख्तसरीन सवालात के बात कर लेते हैं। तो मुख्तसरीन सवालात क्या है, पहला है कि नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे। तो नदा फाजली जो थे ग्वालियर के अंदर पैदा हुए थे। नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे, तो नदा फाजली ग्वालियर के अंदर पैदा हुए थे। उसके बाद है कि नदा फाजली को कौन सी अवार्ड मिले थे। तो नदा फाजली को कौन से अवार्ड मिले थे, कौन से अवार्ड मिले थे नदा फाजली को। तो नदा फाजली को जो थे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, उसके बाद शिखर सम्मान अवार्ड भी मिला था, गालिब अवार्ड भी मिला था, और खुसरो अवार्ड भी मिला था। तो ये 4 तरह का अवार्ड था जो नदा फाजली को मिला था। कौन कौन सा अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, है ना, उसके बाद जाके शिखर सम्मान, शिखर सम्मान भी मिला था, उसके बाद गालिब अवार्ड भी मिला गया, और अमीर खुसरो जो है यानी खुसरो अवार्ड भी नदा फाजली को मिला था। तीसरे सवाल की बात करें तो नदा फाजली ने मशरिको मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की है। यानी नदा फाजली ने मशरिक से लेकर मगरिब तक में किन किन जो मुल्क, जितने भी मुल्क है तमाम मुल्क में तो अदबियों की नुमाइंदगी की थी, हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की थी। तो यहाँ पे देखिए आप कौन कौन सा मुल्क के अंदर गए थे। तो जर्मनी के अंदर गए थे, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, वगैरह। तो ये सारे मुल्क जो थे जहाँ से नदा फाजली जो थे मगरिब से लेकर मगरिब तक हिंदुस्तान के अदीबों की नुमाइंदगी किए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि चौथा सवाल ये कह रहा है कि नदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम। तो नदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम क्या है, मेरे साथ, पहले का नाम है मेरे साथ चल, दूसरे का नाम यहाँ पे जिंदगी की तरफ, और तीसरा है लफ्जों का पल। ठीक है, नदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम जो पूछा गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेरे साथ चल एक, है ना, दूसरा आपका जिंदगी की तरफ, तीसरा आपका हो गया लफ्जों का पल। ठीक है, चलिए 5वां सवाल देखते हैं। नदा फाजली ने समाज के किस समाज के नदा फाजली ने समाज के, ठीक है ना, किस तबका के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा था। तो नदा फाजली जो थे वो कमजोर और पसमानदा तबके के मसाइल को उजागर किया था। ठीक है, तो अपने नज्म के अंदर जो नदा फाजली जो थे वो क्या करते थे, कैसे मसले को उठाते थे। तो कमजोर लोग थे उसको, पसमानदा तबके के मसाइल जो रहते थे उस मसाइल को अपने नज्म के जरिए क्या करते थे, उभारा करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जरीफाना, ये एक जरीफाना नज्म है। खरा डिनर, खरा डिनर कैसा नज्म है, तो जरीफाना नज्म है। खरा डिनर कैसा नज्म है, जरीफाना। ये खरा डिनर जो नज्म है इसके मुसन्निफ कौन है, सैयद मोहम्मद जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी। चलिए ये आप देखिए यहाँ पे सैयद मोहम्मद जाफरी का जो मुख्तसरीन सवाल नहीं, बल्कि पहले जो माजूरी सवाल था, तो आप देख लीजिए इसको, मैं वहीं पे डायरेक्ट ही एक लाइन में ही क्लियर कर दिया, है ना। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश 1905 है।
सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश 1905। सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश 1905। उसके बाद सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी था, है ना। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी था, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए थे। तो सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे, तो लाहौर के अंदर पैदा हुए थे। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम जो था सूखी तहरीर। सूखी तहरीर किसके मजमुए का नाम है, तो सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि दर्ज जेल शरा में मिजाह शायर दिलावर फ़क्कार है, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे आप लोगों का एक तस्रीर दिया हुआ था, तो उसमें से ये दे दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग बुक में उसको देख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 22 सब ये आपका टॉपिक 22वां टॉपिक है, मरसिया। तो मरसिया के बारे में जो कहा गया, मरसिया का नाम क्या, आरिफ की मौत पर। मरसिया का नाम क्या, आरिफ की मौत पर। इसके मुसन्निफ जो थे असदुल्ला खान गालिब है ना। आरिफ की मौत पे जो आपका मरसिया है किसने लिखा है, तो वो असदुल्ला खान गालिब ने लिखा है। चलिए यहाँ भी गालिब का भी माजूरी सवालात है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। माजूरी सवालात में क्या गालिब का पूरा नाम क्या है, तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान है, ठीक है। उसके बाद है कि गालिब शायरी में पहले असद तखल्लुस करते थे। तो गालिब जो है शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे, असद। बाद में गालिब तखल्लुस लगाने लगा, है ना। उसके बाद देखिए गालिब की सन पैदाइश यानी गालिब की सन पैदाइश कितना, 1797। गालिब की सन पैदाइश 1797। उसके बाद देखिए गालिब के आबाओ अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे, है ना। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो ईरान से हिंदुस्तान आए थे। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, ईरान से आए थे। गालिब का इंतकाल कब हुआ था, तो गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ था। गालिब का इंतकाल 1869 के अंदर हुआ था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर में क्या क्या मसनवी, है ना। तो मसनवी यहाँ पे क्या है, जहर इक्स। मसनवी का नाम क्या है, जहर इक्स। जहर इक्स क्या है, एक मसनवी है ना। और इसके जो मुसन्निफ है कौन है, शौक लखनवी है। क्या है, शौक लखनवी, है ना, लखनवी, है ना। तो जहर इक्स क्या है, एक मसनवी है जिसके मुसन्निफ का नाम है शौक लखनवी। चलिए यहाँ भी माजूरी सवालात दिया हुआ है, तो माजूरी सवालात को हम इस तरीका से पढ़ लेते हैं। देखिए मिर्जा शौक का असल नाम तस्दीक हसीन खान था, है ना। मिर्जा शौक का असल नाम तस्दीक हसीन खान, है ना। मिर्जा शौक का असल नाम तस्दीक हसीन खान। उसके बाद देखिए मिर्जा शौक की सन पैदाइश 1783 है। मिर्जा शौक की सन पैदाइश 1783 है। मिर्जा, है ना, मिर्जा शौक की सन पैदाइश 1783 है। उसके बाद देखिए मिर्जा शौक का खानदानी पेशा तबीब था, यानी डॉक्टर ही था। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था, तबीब था, ठीक है। उसके बाद देखिए मिर्जा शौक का इंतकाल, तो मिर्जा शौक का इंतकाल 1871 में हुआ। मिर्जा शौक का इंतकाल 1871 में हुआ। मिर्जा शौक का इंतकाल 1871 के अंदर। उसके बाद देखिए मिर्जा शौक की मसनवी का नाम जहर इक्स है, ठीक है। बहार इक्स है, फरेब इक्स है। ये सारा चीज वहां पे पूछा गया था, मिर्जा शौक की मसनवी का नाम लिखे, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया है, मिर्जा शौक की मसनवी का नाम क्या क्या, जहर इक्स है, बहार इक्स है, करीब इक्स है, ये फरेब इक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये था। चलिए अब हम लोग 24 नंबर पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 24 पे। तो जितने भी मुख्तसरीन सवालात या माजूरी सवालात है 2 क्लास में आप लोग का मुकम्मल समझ लीजिए हो ही गया। 24 टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। 16 कल पढ़ा था, अब बाकी अभी जो 16 से लेके 24 तक जो आए हैं, यानी कि अभी 7 पढ़े हैं, और उसके बाद जाके ये 8वां चल रहा है। तो मसनवी फिर से है, तो गुलजार नसीम। तो गुलजार नसीम क्या है, मसनवी है, और इसके मुसन्निफ कौन है, दिया शंकर नसीम। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, दिया शंकर नसीम, ठीक है। चलिए अब इसका माजूरी सवालात देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ मुख्तसरीन सवालात भी दोनों दिया हुआ था, तो दोनों को लिया गया। माजूरी सवालात के अंदर क्या, नसीम का पूरा नाम क्या, दिया शंकर कोल। नसीम का पूरा नाम दिया शंकर कोल, ठीक है। नसीम लखनऊ में पैदा हुए थे। नसीम कहाँ पैदा हुए थे, तो लखनऊ में पैदा हुए थे। नसीम की मसनूई का नाम गुलजार नसीम है। नसीम की मसनूई का नाम क्या है, गुलजार नसीम है। नसीम की मसनूई का नाम गुलजार नसीम। उसके बाद देखिए शायरी में नसीम के उस्ताद आतिश लखनवी है।
शायरी में जो है नसीम के उस्ताद कौन है? आतिश लखनवी है। शायरी में नसीम के उस्ताद आतिश लखनवी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नसीम का इंतकाल, नसीम का इंतकाल 1845 में हुआ। नसीम का इंतकाल कब हुआ? 1845 के अंदर हुआ। नसीम का इंतकाल 1845 के अंदर हुआ। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे ये मुख्तसरीन सवालात यहाँ पे दिया गया। इससे पहले नसीम के बारे में क्या दिया हुआ था? माजूरी सवालात था। अब यहाँ पे मुख्तसरीन सवालात, तो उसको भी देख लेते हैं। जेर निसाब मसनवी में किसी वाकया को नज्म कहा गया, यानी किस वाकया को नज्म कहा गया? तो मसनवी में बकाओ के आने वाले, है ना, उसके वजीर बनने की तस्वीर कसी को पेश किया गया था। बादशाह ने बैनुल मवालिक के दरबार में पहुंचकर बकाओ अपनी गैर मामूली और सहर अंगेज शख्सियत की वजह से क्या होता है, वजीर बन जाती है, वजीर बन जाती है और फिर अपने महबूब ताजुल मुल्क को तलाश करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें मसनवी में जो है ये आपका जो है, तो इसके अंदर क्या आप लोगों को वाकया क्या था, यानी कि बकाओ के बारे में जिक्र किया गया है कि वो एक बादशाह बन जाता है और फिर बादशाह बनने के बाद क्या होता है, फिर भी वो जो अपनी महबूब के इंतजार में रहता है। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, 2 नंबर में क्या कहा गया? 2 नंबर में यहाँ पे ये कहा गया कि नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम दिया शंकर नसीम। नसीम का पूरा नाम दिया शंकर नसीम, है ना, दिया है ना। उसके बाद देखिए नसीम की पैदाइश कब हुई? तो नदी नसीम की पैदाइश 1811 में हुई। यानी नसीम कब पैदा हुए थे? तो 1811 में पैदा हुए थे। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम है। नसीम की मशहूर मसनवी का क्या नाम है? गुलजार नसीम है। क्या नाम है? गुलजार नसीम। चलिए आगे देख लेते हैं नसीम के बारे में। नसीम के वालिद का क्या नाम था? तो नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे मसनवी जज्बा इक्स। मसनवी क्या है? जज्बा इक्स, है ना। ये गुलाम हमदानी मसहफी का है। किसका है? तो मसनवी जज्बाए इक्स क्या है? एक मसनवी है जिसके मुसन्निफ का नाम क्या है? गुलाम हमदानी, है ना, मसहफी है। चलिए इसके बारे में मुख्तसरीन सवालात ही दिए हुए था। 2 से 3 सवालात ही था इसका, है ना। तो पहला क्या था सवाल? मसहफी का पूरा नाम क्या है? तो मसहफी का नाम है गुलाम हमदानी। मसहफी का नाम क्या है? गुलाम हमदानी। मसहफी के की पैदाइश कब? तो कब? तो 1748 में। कहाँ हुई? तो क्या लिखा हुआ है ना, अमरोहिया, अमरोहिया यूपी के अंदर हुआ था, है ना। अमरोहिया यूपी के अंदर हुआ था। ठीक है। तो मसहफी की पैदाइश कब हुई? तो 1748 में। कहाँ हुई? तो अमरोहा, अमरोहा यूपी के अंदर। कहाँ हुआ था? अमरोहा यूपी के अंदर। अमरोहा यूपी के अंदर। उसके बाद देखिए मसनफी के जेर अनुमान मसनफी का नाम क्या है? तो मसनफी का अभी क्या नाम था? जज्बाए इक्स। क्या नाम है? जज्बाए इक्स। जज्बाए इक्स। चलिए तो हम लोग 25 तक कर लिए हैं, ज़्यादा नहीं है। अब 5-6 टॉपिक और बचा हुआ जो हम लोगों का, ये जो हम लोगों ने मुख्तसरीन और माजूरी सवालात का जो टारगेट किया था 2 क्लास में, आई थिंक हम लोग जो है आज कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे उसको। 2-3 बार आप देखिए, उसको पढ़िए, फिर उसके बाद जाके आप इसका पीडीएफ निकाल के भी, मैंने इसका साइज छोटा करके अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग उसको प्रिंट करा के भी आप लोग रख सकते हैं अपने पास और उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप जो रिपीटेशन कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका लेवल आ जाएगा कि हाँ 1 घंटा इसको पढ़ना, 1.5 घंटा इसको पढ़ना। इस तरीका से आप कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना आपका, ये क्या है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा और आपको मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। ये चीज़ समझने का नहीं है आपका, कौन मतलब कि मेमोरी बेस पे तो याद तो रखना पड़ेगा। चलिए अब गज़ल की बात आती है। तो ये जो गज़ल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, गज़ल क्या है? साहित्य, है ना, गुजरे जो फजालत में समझ ले खो गए। एक नज्म ये हुआ। दूसरा नज्म है
गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहे, है ना। गिर गया अफसोस किस किस की नजर से, अफसोस क्या की नज्म से क्या कहे, नज्म से क्या नजर से क्या कहे। तो ये दोनों नज्म किसका है, ये सॉरी ये दोनों गजल किसका है, मुबारक अजीम आबादी का, किसका, मुबारक अजीम आबादी का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ इसका मुख्तसरीन सवाल है। पहला है कि मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो मुबारक अजीम आबादी जो है ताजपुर जिला दरभंगा के अंदर पैदा हुए। मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, ताजपुर जिला दरभंगा के अंदर पैदा हुए। उसके बाद देखिए मुबारक अजीम आबादी का साल पैदाइश क्या है। तो मुबारक अजीम आबादी का साल पैदाइश 1869 है। मुबारक अजीम आबादी की साल पैदाइश क्या है, 1869 है, 1869 है। उसके बाद देखिए मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। तो मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1958 को हुआ था। मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, 12 दिसंबर 1958 को हुआ। उसके बाद देखिए मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था। तो मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था, फिदा हसीन वामिक, है ना, फिदा हसीन वामिक। तो मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था, तो फिदा हसीन वामिक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है मुबारक अजीम आबादी के बारे में। चलिए पांचवा, उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे। तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद दाग दहलवी हैं। उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे, तो दाग दहलवी, कौन थे, दाग दहलवी। उसके बाद देखिए फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे। तो उर्दू में दाग दहलवी, और फारसी में क्या है, हकीम अब्दुल हमीद परेशान, है ना। तो फारसी के जो शायरी, जो फारसी शायर में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे, तो हकीम अब्दुल हमीद परेशान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुबारक अजीम आबादी के शायरी मजमूए का नाम क्या है। तो मुबारक अजीम आबादी के शायरी मजमूए का नाम है जलवाए दाग। क्या नाम है, जलवाए दाग। तो मुबारक अजीम आबादी के शायरी मजमूए का नाम जलवाए दाग। ठीक है, चलिए अच्छा से इसको याद कर लिए, क्योंकि मैं अभी जब आप लोगों का प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सिर्फ मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आपसे वन लायर क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि हाँ इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सब क्वेश्चन जैसे कि आपका जो ऑप्शन वाला भी रहेगा, माजूरी सवालात भी रहेगा, और मुख्तसरीन सवालात भी रहेगा, तो उसमें से मैं डालूंगा, तो फिर डायरेक्ट के मैं पूछ सकता हूँ मुबारक अजीम आबादी के शायरी मजमूए का नाम क्या है, तो फिर जवाब आपसे मांगूंगा। ये इस तरीका से अभी तो कंटेंट देना है आप लोगों को, इसलिए मैं पीपीटी पे ऊपर सारा चीज आप लोगों को करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर वहाँ पे ये सब आंसर वहाँ पे मैं पुटअप नहीं करूँगा, आपसे जवाब मांगूंगा और मैं वहाँ पे ही मतलब क्लियर करूँगा। जैसे कि मान लो कि वहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, आज हम लोग बहस कर लेंगे गालिब पे। ये रहा गालिब। अब गालिब के बारे में, गालिब का तखल्लुस क्या है, तो पहले असद था, फिर बाद में गालिब आ गया। पूरा नाम क्या है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, है ना। तो ये कहाँ पैदा हुए थे, तो आगरा में पैदा। तो ये इस तरीका से हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में कवायद का पर्सन भी लेके आएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर वन लायर वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। इस तरीका से आप लोग को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी ये इस तरीका से देने का रीजन यहाँ पे ये कि आप लोगों के पास भी मटेरियल हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुबारक अजीम आबादी का शायरी मजमुआ कब शाइल हुआ था, है ना। यानी मुबारक आजिम आबादी का जो शायरी मजमुआ था, यानी कि जलवाए दाग, वो कब शाइल हुआ था, तो वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 के अंदर। कब, 1951 के अंदर। उसके बाद देखिए हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कार गुजारों का एहतराफ कब किया था, तो 1954 में किया था। कब किया था, यानी कि हुकूमत ने मुबारक अजीम आबादी की जो जितने भी अदबी कारगुजारिश काम किया है, तो उसका एक तरीका से एहतराफ कब किया था, तो 1954 के अंदर किया था। कब किया था, 1954 के अंदर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी, अच्छा हाँ, तो मुबारक अजीम आबादी की अदबी आबादी, है ना, आबादी कारगुजारों का एहतराम करते हुए कितना वजीफा
मुकर्रर किया था। तो कितना किया था मुकर्रर? तो 100 रुपये महीना, है ना, 100 रुपया माह जो था वो मुकर्रर किया था वहां पे। ठीक है, कितना रुपए? 100 रुपया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगा। 26 तक हो गया है, हम लोग देख लेते हैं अब जाके टोटल गजल है यहाँ पे भी। तो गजल क्या है? दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। उसके बाद दूसरा गजल क्या है? तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं। और दौलत दर्द को दुनिया से छुपा के रखना, ये दोनों गजल जो है वो आपका क्या है? अहमद फराज का है। किसका है? अहमद फराज का है। तो ये था तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, है ना। तो ये दोनों गजल किसका है? तो अहमद फराज का है। किसका है? दौलत दर्द को दुनिया से छुपा के रखना अहमद फराज की गजल है। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, ये भी क्या? अहमद फराज की गजल है। चलिए इसका मुख्तसरीन सवालात दिया हुआ था तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसका मुख्तसरी सवालात ये है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो यहाँ पे अहमद फराज की पैदाइश 1933 में हुई। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? 1933 के अंदर हुआ। उसके बाद देखिए अहमद फराज कहाँ पैदा हुए थे? तो अहमद फराज जो थे पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए थे। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए थे? तो पाकिस्तान के पेशावर के अंदर आपका पैदा हुए थे। अहमद फराज के किस यूनिवर्सिटी में टीचर, है ना, टीचर रहे, है ना, किस यूनिवर्सिटी में टीचर रहे? तो ये था पेशावर यूनिवर्सिटी में जो आपका टीचर थे। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में टीचर रहे थे? तो पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर वो रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि अहमद फराज अहमद फराज अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? तो अहमद फराज जो थे किस इदारे के जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर थे? तो वो थे आपका नेशनल बुक, है ना, फाउंडेशन पाकिस्तान का। तो नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के जो थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ठीक है, अहमद फराज। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे अगला सवाल यह है कि अपनी मौत से कुछ दिनों पहले वो बिहार के किस शोबा के मुशायरे में तशरीफ लाए थे? यानी उस अहमद फराज की जो जो इंतकाल हुए थे तो उससे पहले जो वो तो बिहार के अंदर किसी मुशायरा के अंदर आया था। तो वो कौन सा जगह था? तो दरभंगा के अंदर आया था। कहाँ आया था? दरभंगा के अंदर। कौन? अहमद फराज। ठीक है, अहमद फराज जो आपका था वो दरभंगा के अंदर आए थे मुझसे कुछ दिन पहले मुशायरा के। चलिए आगे देख लीजिए अगला देखिए अहमद फराज की शायरी के कितने मजमे शाये हुए? तो अहमद फराज के शायरी के मजमे जो 12 हुए थे। कितने? 12। कितने शायरी मजमे शाये हुए थे? तो 12। 12। चलिए 28 नंबर का देख लेते हैं, फिर से गजल है ना। कलब जा में हुस्न की गहराइयां रह जाएगी। दूसरा गजल का नाम है फसाना गम का कोई गम कुशार हो तो कहे। ये दोनों गजल है। इस दोनों गजल के मुसन्निफ कौन है? हसन नईम है। कौन है? हसन नईम। क्या नाम है? हसन नईम। चलिए इसका मुख्तसरीन सवालात देख लेते हैं। मुख्तसरीन सवाल यह है कि हसन नईम नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? यानी हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पटना में। हसन नईम की पैदाइश पटना में। हसन नईम की पैदाइश पटना में। चलिए आगे देखिए नईम का इंतकाल इंतकाल के इंतकाल इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो नईम का इंतकाल मुंबई में 22 फरवरी 1991 में हुआ था। सबसे पहले तो कब? तो यानी 22 फरवरी 1991 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई के अंदर हुआ था। तो 22 फरवरी 1991 को मुंबई में किसका इंतकाल हुआ था? तो नईम का हुआ था, हसन नईम का हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे यह है कि सवाल है कि हसन नईम किस मुलाजिमत से इस्तीफा दिए थे? है ना, तो वजारत खारजा की, है ना, किसके? वजारत खारजा। ठीक है, तो किससे इस्तीफा दिए थे? वजारत खारजा के। चलिए उसके बाद है कि हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो हसन नईम जो थे किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो वो था गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर। तो गालिब इंस्टीट्यूट
दिल्ली के अंदर जो थे हसन नईम जो थे उस डायरेक्टर के उस इदारे में जो थे डायरेक्टर के ओहदे पे क्या थे, मामूर थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। चलिए अब 29 नंबर का यहाँ भी गजल ही है। गजल, गजल का नाम क्या है, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, है ना, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, बारिश होती तो फूलों के तन चाक हो होंगे। तो ये दो ठो है। पहले तो ये है कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, एक गजल ये हुआ। दूसरा गजल है बारिश होती तो फूलों के तन जाग होते, है ना, जाग हो गए। तो ये दोनों गजल आपका किसका, परवीन शाकिर का है। किसका, परवीन शाकिर का। किसका, परवीन शाकिर का। चलिए इसका कुछ मुख्तसरीन सवालात दिया हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। मुख्तसरी सवाल पर परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश। तो परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश 24 नवंबर 1952 को है। परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश 24 नवंबर 1952 को। परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश 24 नवंबर 1952 को। ठीक है, कब हुआ था, 1952 को। उसके बाद देखिए परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे। तो परवीन शाकिर जो पैदा हुए थे पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए थे। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे, पाकिस्तान के कराची में हुए थे। कहाँ, पाकिस्तान के कराची में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है। तो परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है, हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा में। हिंदुस्तान के लहरिया सराय, लहरिया सराय दरभंगा के अंदर है। ठीक है, यानी परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है, तो हिंदुस्तान का के अंदर जो लहरिया सराय है जो दरभंगा के अंदर यानी बिहार के अंदर है वहां पे है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम था सैयद साकिब हसीन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हसीन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हसीन। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे। तो परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। परवीन शाकिर के वालिद जो थे हिजरत करके कहाँ गए थे, पाकिस्तान चले गए गए थे। परवीन शाकिर के इब्तदाई इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी। तो इब्तदाई तालीम जो घर पे ही हुई थी। परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, घर पे ही हुई थी। परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पे हुई थी। उसके बाद देखिए परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया था। तो परवीन शाकिर मैट्रिक का इम्तिहान जो था रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया था, है ना, हाई स्कूल से पास किया था। चलिए आगे देखिए बीए की तालीम परवीन शाकिर ने बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल किया था। तो सर सैयद गर्ल कॉलेज के अंदर किए थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर में देखिए कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस सब्जेक्ट में एमए किया था। यानी कराची यूनिवर्सिटी से आपका जो ये थे परवीन शाकिर जो थे किस किस सब्जेक्ट से एमए किए थे। तो अंग्रेजी और लसनियात से दोनों से आपके जो थे परवीन शाकिर जो थे एमए किए थे। ठीक है, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट में एमए किया था। तो ये था बैंक, है ना, बैंक एंड बैंक एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन से किए थे, है ना। तो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन की जो जो आपका सब्जेक्ट था उससे जो थे परवीन शाकिर जो थे अमेरिका का जो मतलब यूनिवर्सिटी थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहां से आपका जो थे क्या किए थे, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन से आपका जो जो सब्जेक्ट था उससे एमए किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर में क्या कह रहा, गजल है। यहाँ भी गजल है, ज्यादा नहीं, अब 2-3 रह गया होगा टोटल। गजल, गजल क्या, दस्त असाए, है ना, मुआजरा गिर भी इसका है, गर हाँ, घर भी इसका है। एक नज्म ये हुआ। दूसरा है कि काम इस शिकवा, है ना, काम इस शिकवा तन्हाई से क्या चलता है। तो ये भी गजल है। दोनों गजल जो आपका किसका है, इरफान सिद्दीकी का। किसका, इरफान सिद्दीकी का। चलिए इरफान सिद्दीकी के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्तसरीन सवाल क्या दिया हुआ है।
तो यहाँ पे दिए हुए मुख्तसरीन सवालात में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ था? तो इरफान सिद्दीकी का जो इंतकाल जो था वो ब्रेड ट्यूमर की वजह से हुआ था, सॉरी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ था? ब्रेन ट्यूमर की वजह से। ठीक है, उसके बाद इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब? तो 16 मार्च 2004 को कहाँ हुआ था? तो लखनऊ के अंदर। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 16 मार्च 2006 को लखनऊ में हुआ था। उसके बाद देखिए इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शामिल हुए थे? तो इरफान सिद्दीकी का जो मजमुआ थे वो रिया था। क्या था? रिया। क्या? रिया। ठीक है, जो आपका वहां पे शामिल हुए थे, चलिए यकजा तौर पे। उसके बाद ये इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सबक दुरुस्त होने के बाद कहाँ सुकूनियत पजेर हुए, है ना? तो लखनऊ के अंदर हुए थे। यानी कि मुलाजमत से जो इस्तीफा दे दिए, सबक दुरुस्त हो गए, मतलब कि वहां से मतलब टाइम हो गया, रिटायर हो गए जब, तो फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ के अंदर चले गए थे। आगे देखिए यहाँ पे इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा, है ना, मालवी का अग्नि, है ना, मतरम का तर्जमा किस नाम से किया था? इसका भी जवाब आप लोगों को क्या करना है? कमेंट्स के अंदर देना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए आप लोगों को ये था 30 नंबर हो गया जाके, अब 31 नंबर का एक और है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए दोहा। दोहा, तो दोहा, दोहा में क्या? दोहे, जो जफर गोरखपुरी का है। ठीक है, तो दोहा जो आपका क्या है? दोहे, दोहे जो आपका दोहा है वो किसका है? जफर गोरखपुरी का है। सवाल है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब होगी? तो 1935 में हुई, है ना? 13 मई, है ना? 13 मई 1935 को हुआ था जफर गोरखपुरी की पैदाइश, 13 मई 1935 को। चलिए, जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? यानी किस रियासत में जो जफर गोरखपुरी पैदा हुए थे? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। जफर गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चलिए, तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा सवाल यहाँ पे है कि जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियात क्या है? तो जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियात है जदीद आला क्लासिकी शायरी, और दूसरा है जदीद शायरी। ठीक है, ये दोनों आपका जफर गोरखपुरी की सबसे बड़ी खुसूसियात है, शायरी की खुसूसियात है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे कि बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन से दो मजमे शामिल हुए थे? तो बच्चों के लिए हुए थे, एक था नाच री गुड़िया, उसके बाद है सच्चाइयाँ। तो दो गो था, नाच री गुड़िया और दूसरा सच्चाइयाँ, जो जफर गोरखपुरी की थी। ये जो आप लोगों का बच्चों के लिए दो मजमुआ शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए जफर गोरखपुरी का लास्ट सवाल है, जफर गोरखपुरी ने किन मुल्कों का दौरा किया था? तो जफर गोरखपुरी जो थे वो अमेरिका का भी दौरा किए थे, सऊदी अरब का किया था, मुत्तहदा अरब का भी किया था, अरब इमारात का, इमारात का भी किया था। तो ये सारे मुल्कों का जो है जफर गोरखपुरी ने दौरा किया था। ये आपका लास्ट है, लास्ट आप लोगों का गीत है, जो आपका गीत है। ये गीत है, गीत का नाम क्या? जमुना की लहरें उठती है। ये एक गीत है जिसको सलाम मछली शहरी ने लिखा था। इसके मुसन्निफ कौन है? सलाम मछली शहर। गीत क्या है? जमुना की लहरें उठती है। चलिए, इसका माजूरी सवालात दिया हुआ था। चलिए देख लेते हैं इसको। सलाम मछली शहर, तो सलाम मछली शहर, है ना, गीत मुसन्निफ शायरी के शायर है। यानी कि गीत जो सलाम मछली शहर जो किस सनफ के शायरी है? तो गीत, ये गीत लिखे थे। जमुना नदी हमारे मुल्क के शोबा उत्तर प्रदेश से ज्यादा गुजरती है। तो जमुना नदी जो सबसे ज्यादा किस रियासत से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था, यानी तामीर करवाया था। ताजमहल कौन सा बादशाह तामीर करवाया था? तो शाहजहां ने तामीर करवाया था। उसके बाद क्या जाने क्या कह जाती है?
क्या जाने क्या कह जाती है, ये बोला गया था इस लाइन को पूरा करने के लिए। क्या जाने क्या कह जाती है, तो काश के हंसमुख तारों से। उसके बाद देखिए आकाश का मुतरादिफ क्या, तो आकाश का क्या हो जाएगा, आसमान, वहां पे जो आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का, मतलब कि समझ लीजिए कि आपका जो उर्दू का जो 10th का जो दरक्षा है एससीईआरटी वाला, उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दोनों क्लास को, जो आपका जो था मुख्तसरीन सवालात और माजूरी सवालात, वो दोनों को मैंने यहाँ पे 2 क्लास में क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बार पढ़ के बता दिया, समझा दिया गया। ठीक है, आप लोग इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, इसका फॉन्ट छोटा करके, और इसको जो आपका कॉलम भी डबल कर दिया गया, ताकि आपको कम पेज में मतलब कि प्रिंट कराने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप आगे पीछे भी करा सकते, 6 पेज का पीडीएफ है पूरा टॉपिक, तो आप उसको 3 पेज में भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे करके आप निकाल भी सकते हैं, कलर में भी निकलवा सकते हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट आप निकलवा सकते हैं हार्ड कॉपी के लिए, ताकि आपको वहाँ पे क्या लगे कि हाँ ये जो आपका टॉपिक एक बना दिया गया है कि हाँ ये इस तरीका से करना है। टॉपिक बना दिया गया है कि जैसे कि आज हम पढ़ लेते हैं, जैसे आप मान लिया अगर जैसे कि अगर आपका आ गया, अ, निकल गया है कि हाँ फॉर्म फिलअप करने का डेट आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी क्या करना, कैसे करना, नहीं करना, तो एक रूटीन सेटअप करना है। कहाँ चलिए हम लोगों को क्या करना है, अगर आप 10वीं वाले पढ़ रहे हैं, तो 10वीं वाले जो 9वीं 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस तरीका से करना। चलो आज 10वीं वाले का क्या करते हैं, मुख्तसरीन सवालात को देख लेते हैं, साथ में कवायद देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड इस तरीका से हम देख लेंगे। आज चलो 9th का देख लेते हैं मुख्तसर सवालात या उसका माजूरी सवाल। चलो कुछ जो हालत ज़िंदगी देख लेते हैं, चलो कुछ उर्दू अदब के बारे में देख लेते हैं, किसका कौन सा कॉल है, तो वो सारा डाटा आप लोगों को धीरे धीरे मिलता रहेगा। आप लोग इस चैनल से बने रहें। अगर ये सेशन आपको क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी हर वीडियो के अंदर मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़ के आप अपना पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इत्मीनान बना के रख के, आप लोगों को धीरे धीरे मतलब कि सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, और मैं क्लास रेगुलर आप लोगों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों का जैसे 5 से 6 दिन का बात है, 5 से 6 दिन क्लास, तो 5 दिन भी क्लास हो सकता है या 6 दिन भी क्लास हो सकता है, एक दिन तो आपका वहाँ पे छुट्टी ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा देखेंगे कि हाँ आप लोग मतलब कि नज़दीक जैसे जैसे आएगा, तो फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लास का जो आपका जो एक एक वीडियो डाला जा रहा, तो वहाँ पे 2 वीडियो आपको लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। चाहे अगर लाइव आने की ज़रूरत पड़ी तो मैं लाइव भी आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।